डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड all the features of a backward economy. Various details about the population was first collected through a census in 1881. सबसे पहले जो सेंसस हुआ था वो 1881 में कब हुआ था? तो उस समय की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं वो सभी क्या दिखाती हैं कि ये जो फीचर्स हैं किसके होते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी के। किसके होते हैं? यानी उस समय पर हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या बन चुकी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी। तो पॉपुलेशन के बारे में अलग अलग डिटेल्स कलेक्ट की गई हैं एक सेंसस के द्वारा, जो कि 1881 में परफॉर्म किया गया था। सेंसस कितने सालों में होता है? 10 सालों में। कितने सालों में होता है? 10 सालों में। डेसिनियल होता है। क्या होता है? डेसिनियल। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 के पहले इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में आ गया था, यानी यहाँ पे थोड़ा बदलाव होना चालू हुआ था। 1921 से थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है, इसके पहले लोग मरते भी ज़्यादा थे, मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी ज़्यादा था। कभी ज़्यादा मर रहे हैं, कभी ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो 1921 के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. तो इस समय पर ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और ना ही जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक, कब? 1921 के समय पर। The year 1921 is described as the year of Great Divine. 1921 जो था उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उस समय के बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ में स्टेबिलिटी आ गई थी। क्या आ गई थी? स्टेबिलिटी, यानी कि अब बहुत ज़्यादा ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ना ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मतलब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी पॉपुलेशन में। इज़ बिकॉज आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रू कंटिन्यूसली एंड रैपिडली। उस समय के बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गई थी। कैसी हो गई थी? और रैपिडली, यानी कि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही थी। उसके पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी, इसलिए 1921 को बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। किसको? 1921 को, बिकॉज उसके उस समय के बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ में स्टेबिलिटी आ गई थी। क्या आ गई थी? स्टेबिलिटी। ठीक, देखिए उस समय पर डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी? द डेमोग्राफिक कंडीशंस वर एज अंडर द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। लिटरेसी समझते हो? वन हु रीड एंड राइट, वो व्यक्ति जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो कौन है? लिटरेट। लिटरेट में और एजुकेटेड में अंतर होता है। जो लिख पढ़ सकते हैं वो लिटरेट तो है, बट वो एजुकेटेड कब माना जाएगा? जब उनने 12th पास, मैट्रिक पास की हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो वो या कोई कोर्स किया हो तो एजुकेटेड है। बट यदि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की है, वो केवल लिख पढ़ सकते हैं, तो वो कौन है? लिटरेट। तो उस समय पे लिटरेसी रेट जो है वो कितनी थी? 16%। केवल कितनी थी? उसमें से भी फीमेल लिटरेसी कितनी थी? ओनली 7%। ये चीज़ क्या दिखाती है? जेंडर बायस। क्या दिखाती है? जेंडर बायस इन द सोसाइटी, कि जेंडर के बेस पे पक्षपात किया जाता था। किसमें? लड़कियों में और लड़कों में। लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुमको करना तो रोटी पानी है, चूल्हा चौका करना है, क्या करोगी पढ़ के। तो पहले ऐसी बहुत धारणा लोगों की होती थी। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी धारणा है, स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बट आज के समय में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब लड़कियाँ हर फील्ड में पाई जाती हैं, ऐसा हर चीज़ में आ गए हैं, है ना, क्योंकि उनको मौका मिलता है आगे आने का। तो उस समय पर जो फीमेल लिटरेसी रेट थी केवल कितनी थी? 7%। ये चीज़ क्या दिखाती है? जेंडर वाइज। क्या दिखाती है? जेंडर वाइज का मतलब होता है जेंडर के बेस पे पक्षपात करना। क्या करना? जेंडर के बेस पे पक्षपात करना। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई। जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट थी वो हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है लोगों की
डेथ हो जाना, मतलब ज़्यादा लोग मरते थे उस समय पे। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का मतलब होता है द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट समझते हो? इन्फेंट का मतलब क्या? बच्चे, छोटे बच्चे। कौन से बच्चे बोलते हैं? नवजात शिशु को क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स बोलते हैं। तो उन लोगों की द डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते थे, यदि उनको कोई थोड़ी सी बीमारी लग गई तो वो मर जाते थे, बिकॉज उस समय पे ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ करते थे। अब क्या करते हैं, बच्चे ने जन्म लिया, यदि उसको कोई भी बीमारी है तो उसको मशीन में रख देते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सही हो जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय पर जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट थी वो कितनी थी? 218 पर 1000, यानी पर 1000 में जो 218 बच्चे हैं वो मर जाते थे। ठीक, और प्रेजेंट में वो रेट कितनी हो चुकी है? 44, यानी अब 1000 बच्चों में केवल कितने बच्चे मरते हैं? 44। उस समय पर बहुत ज़्यादा थी, 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाते थे। ये जो रेट अपन निकालते हैं ये एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपन ने 4-5 साल का देखा कि इस साल में इतने मरे, इस साल में इतने, तो उस सभी का मिला के अपन ने क्या निकाल लिया? मीन मोड मीडियन। जानते हो मीन मोड मीडियन में क्या निकालते हैं? जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी के अलग अलग मार्क्स हैं, सबका टोटल करके 20 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल आए? एवरेज मार्क्स। ऐसे ये जो रेट निकाली जाती है इसको, ये भी एवरेज होती है। ठीक, एग्जैक्ट ये बोलो कि मैम ऐसा हो सकता है कि 219 भी तो हो सकते हैं, कभी कभी 215 भी रह सकते हैं, तो ये एवरेज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, यानी कि एवरेज जो एक व्यक्ति है वो कितने साल तक जीता है, तो उस समय पर लोग केवल कितने साल तक जीते थे? 32 ईयर्स। अब तुम लोग बोलोगे मैम पहले के ज़माने में तो लोग बढ़िया खाते थे, बढ़िया सब कुछ होता था, तो वो 100-100 साल तक जीते थे, तो इतनी कम क्यों दी है इसमें? ये कब की बात हो रही है? इंडिपेंडेंस के टाइम की। कब की बात हो रही है? इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है। उस समय पर लोगों के पास में खाने के लिए भी नहीं होता था, ना कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ना ही कोई हॉस्पिटल्स थे, तो ज़रा सा बीमार हुए चल बसे, भुखमरी आई चल बसे। तो इस कारण से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो कितनी रह गई थी? 32 ईयर्स। और प्रेजेंट में कितनी है? 68 ईयर्स। 68 और 69 ऐसे ही कुछ है, ये भी एवरेज दिया रहता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है। एक्सटेंसिव पॉवर्टी वॉज प्रेजेंट। मैसिव पॉवर्टी आ गई थी। क्या आ गई थी? मैसिव पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी। क्यों? क्योंकि उस समय पर डेथ रेट एज वेल एज बर्थ रेट दोनों ही हाई हुआ करते थे। कैसे होते थे? डेथ रेट भी ज़्यादा और बर्थ रेट भी ज़्यादा। अब तुम लोग बोलोगे मैम जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही तो मर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो कमाने वाला होता है घर में, सपोज़ 5 लोग हैं तो कमाने वाला है उसकी क्या हो गई? डेथ। क्या हो गई? और एक नए बच्चे ने और जन्म ले लिया, तो मेंबर तो 5 के 5 हो गए, बट अब कमाने वाला बचा नहीं, तो अब वो लोग खाएंगे क्या? तो इसलिए डेथ रेट भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या हो जाती थी? एक्सटेंसिव पॉवर्टी। पॉवर्टी बढ़ रही थी, यानी कि गरीबी बढ़ रही थी, क्योंकि नई ने जन्म ले लिया और जो कमाने वाला था वो मर गया। अब जो बाकी लोग बचे हैं या जो जिसने नया भी जन्म लिया है वो लोग खाएंगे क्या? क्योंकि कमाने वाला तो है नहीं। तो ज़्यादा बर्थ रेट होने के कारण और ज़्यादा डेथ रेट होने के कारण क्या आ गई थी? एक्सटेंसिव पॉवर्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। पॉवर्टी पढ़ा होगा 10th में, बिलो पॉवर्टी लाइन। रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होता जिनके पास, वो पॉवर्टी में आते हैं, यानी गरीबी में। किस में आते हैं? गरीबी में। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और वर हाईली इनएडिक्वेट व्हेन अवेलेबल। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हुआ करती थी वो या तो अनअवेलेबल होती थी, यानी कि अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, फैसिलिटी कम है, और जब अवेलेबल भी होती थी तो पर्याप्त नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी कम है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस कारण से हेल्थ फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल
नहीं हो पाती थी, और जो कोई बीमार पड़ता था उसको फिर मरना ही पड़ता था। ठीक, पहले तो पता है जैसे तुम्हारे डेंगू है या चिकन पॉक्स है, ये भी बीमारी होती थी ना तो भी आदमी मर जाता था। क्यों? क्योंकि उसका कोई क्योर ही नहीं होता था, फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। अब आजकल तो कैंसर जैसी बीमारी का भी क्योर है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए वो भी सही हो जाती है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बिकॉज इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, सब ऐसे ही चलता था। वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज वर रैम्पेंट, और जो डिसीजेस पानी से और हवा से फैलते थे उनकी तो पूछो ही मत, वो तो मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में होते थे कि उसके कारण आदमी निपट जाए, फिर वो नहीं बचते थे। जो डिसीजेस पानी से फैलते हैं या हवा से फैलते हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जैसे कोविड आया था अपना, कोविड हवा से फैलता है, सांस लेने से भी कोविड फैल रहा था, तो ऐसे ही जो पानी से और हवा से जो डिसीजेस फैलते हैं वो उस समय पर बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक, अब ये तो हो गई अपनी डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक, क्या डेमोग्राफिक कंडीशन में अपन ने देखा कि उस समय जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम थी, 16%, और उसमें भी फीमेल रेट कितनी थी, 7%। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितनी थी, 218 पर 1000, और प्रेजेंट में कितनी है, 44 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत लो थी, कितनी थी, 32 ईयर्स, अब कितनी है, 60। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी में कितने लोग एंगेज हैं, सेकेंडरी में कितने एंगेज हैं, और टर्शरी में कितने एंगेज हैं। ठीक, देखिए बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जितने भी वर्किंग पर्सन्स हैं जो काम करने में एंगेज्ड हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस में, अलग अलग सेक्टर्स में, कि कितने प्राइमरी में एंगेज हैं, कितने सेकेंडरी में एंगेज हैं और कितने टर्शरी में। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज़, और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर। ठीक, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के समय पर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। उसमें कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल नाम मात्र का बहुत थोड़ा सा चेंज आया था। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स दैट इज 70 to 75% वॉज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज़्यादातर जो वर्कफोर्स थी, ज़्यादातर लोग किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर। किस में एंगेज थे, 70 से 75% तक जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर 10%, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी थी, 10%, एंड द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 15 to 20%। बाकी बची 15-20% किस में थी, सर्विस सेक्टर में। सबसे कम कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर, सबसे कम कहाँ पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही कम वर्कफोर्स हुआ करती थी, और बाकी जो 15-20% है वो कहाँ हुआ करती थी, सर्विस सेक्टर। कहाँ हुआ करती थी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ वर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस होना। क्या होना, अर्बन एरिया क्या होता है, थोड़ा डेवलप्ड होता है, और रूरल एरिया अनडेवलप्ड होता है। तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। आज भी है, आज इतना नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, दैट इज़ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। इन जगहों पर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस कम हो गया था। क्या हो गया था, कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी। कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब है आज के समय में जिसको अपन बोलते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में
इंक्रीज़ हुआ। वहाँ पे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा था। कहाँ पे? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में। देयर वॉज एन इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। और एग्रीकल्चर में का जो शेयर है, एग्रीकल्चर में जितने भी लोग इंगेज्ड होते हैं, जितनी भी वर्कफोर्स इंगेज्ड होती है, वो उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में उसका शेयर ज़्यादा था। ठीक, कम कहाँ पे हो गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। और सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। एग्रीकल्चर में कहाँ पे बढ़ा? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि उस समय की जो ग्रोथ थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, अनबैलेंस्ड थी। कैसी थी? क्यों थी अनबैलेंस्ड? बिकॉज प्राइमरी में कितने इंगेज्ड? 75%। सेकेंडरी में कितने इंगेज? 10%। टर्शरी में कितने बचे? 15%। तो ये जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस्ड है। कैसी है? किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो इसको अपन बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं बोलेंगे। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि तीनों ही सेक्टर्स में इवनली सेम ग्रोथ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम ग्रोथ या इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए। बट यहाँ पे इक्वल ग्रोथ नहीं है। ठीक, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, बिल्डिंग्स, डैम्स, स्ट्रीट्स, कैनल्स, फैक्ट्रीज़, इनका डेवलपमेंट होना, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय पर कुछ खास डेवलप्ड नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अपने पास में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी। अंडर द कॉलोनियल रूल, basic infrastructure such as roads, railways, ports, water transport, post and telegraph etc were developed। कॉलोनियल रूल के समय यानी कि ब्रिटिश रूल के समय कुछ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज़, पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह जहाँ पे शिप्स उतरती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये उस समय पर डेवलप्ड थी। क्या थी? क्यों डेवलप की गई थी? ब्रिटिशर्स के खुद के फ़ायदे के लिए उनने रोड्स बनाई जिससे कि आसानी से सामान जो है वो ट्रेन के थ्रू भेजा जा सके। रेलवेज़ बनाया, आसानी से गुड्स आ सके, आसानी से गुड्स जा सके। पोर्ट्स बनाए, किस लिए? दूर गुड्स भेजना है तो अपन जल्दी से उसको भेज सकें। वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि एक दूसरे से संपर्क रख सकें ब्रिटेन से इंडिया में, तो उनने पोस्ट कर दिया या टेलीग्राफ कर दिया तो पता चल गया कि सामने वाला क्या कह रहा है, फिर अपन ने उत्तर लिख के भेज दिया। तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया। इनमें से कोई भी चीज़ इंडिया के लिए डेवलप नहीं की गई। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है किसके लिए बनाया? अपने फ़ायदे के लिए। किसके लिए? But this development was not to provide basic amenities to the people of the country। बट ये जो डेवलपमेंट है ये देश के लोगों की बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए नहीं किया गया था, बट टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट। किसके लिए किया गया था? कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, यानी कि इंडियंस के लिए कुछ भी डेवलप नहीं किया गया था। सारा कुछ किसके लिए? ब्रिटिशर्स। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। जो रोड्स हैं वो किसके लिए बनाई गई? आर्मी को मोबिलाइज किया जा सके विद इन इंडिया, यानी मोबिलाइज का मतलब होता है मूवमेंट करना। क्या करना? आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा। तो जो रोड्स बनाई गई थी वो आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के लिए, मूव करने के लिए। जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कंट्री के अलग अलग कोनों में से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। और द पोर्ट
पोर्ट तक भेजने के लिए, जिससे कि उनको इंग्लैंड में या अदर फॉरेन लैंड्स में भेजा जा सके। तो उसके लिए किसका डेवलपमेंट किया? रोड्स का। किसका डेवलपमेंट किया? रोड्स का। द रेलवेज हेल्प्ड इन कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। रेलवे से किस में मदद मिली? इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने में। किस में हेल्प मिली? इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने में। यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल बनता था वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से क्या आता था? फिनिश्ड गुड्स कंट्री में कंज्यूम करने के लिए, जिसके कारण हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है, यानी पहले हम जो फूड क्रॉप्स उगाते थे तो इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। बट कमर्शियल क्रॉप्स के आने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं बचे थे। विलेज इकोनॉमीज़ में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बिकॉज़ अनाज की कमी हो गई थी। अनाज के मामले में वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, वो भी उनको बाहर से मंगा के खाना पड़ रहा था या दूसरी दुकानों से ख़रीद के खाना पड़ रहा था। किसके कारण? कमर्शलाइजेशन। किसके कारण? क्योंकि पहले फूड क्रॉप्स करते थे, अब कहाँ शिफ्ट हो गए? कैश क्रॉप्स में। ठीक। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो होता है वो बहुत ही महंगा सिस्टम होता है। कैसा होता है? महंगा। तो उसका इंट्रोडक्शन किया गया किस लिए? सिमिलरली सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ब्रिटिशर्स अपना लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे किसके थ्रू? टेलीग्राफ के थ्रू। एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। उनकी जो भी लॉज हैं, जो भी कानून हैं, नियम हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पास करते थे। किसके थ्रू? टेलीग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू? टेलीग्राफ जानते हो? ऐसा तार सा रहता है, तार के थ्रू भेजा जाता था, उसको टेलीग्राफ बोलते हैं। अब तो आजकल तो क्या है, ईमेल भेज दो, व्हाट्सएप किया, यहाँ से भेजा मैसेज और तुरंत दूसरे के फ़ोन में। उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो टेलीग्राफ से और पोस्ट से काम चलाना पड़ता था। तो इन लोगों ने रेलवेज़ भी डेवलप किया, रोड्स भी डेवलप किए, पोर्ट्स भी डेवलप किए और पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी डेवलप किया। बस केवल किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। किसके लिए? इंडिया के लिए कुछ भी डेवलप नहीं किया। ठीक। अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ रेलवेज़। रेलवेज़ के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे। क्या इफ़ेक्ट्स थे? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज़ इन इंडिया इन 1850। रेलवेज़ कब आया था? 1850। सुएज़ कैनल कब आया था? 1869। ये चीज़ें याद रखना। रेलवेज़ कब आया था? 1850 और सुएज़ कैनल 1869। The British introduced the railways in India in 1850. It is considered one of the most important contributions. ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए। किसके लिए? It affected the structure of Indian railways in many ways. इसके द्वारा इंडियन रेलवेज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कई प्रकार से प्रभावित हुआ था। कैसे? It enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. जो भी जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स होते थे, पहले क्या होता था, जब ट्रेन नहीं आई थी तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे। किससे चलते थे? और महीनों महीनों में पहुंच पाते थे। बट ट्रेन के आ जाने से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया। क्या हो गया? अब आप लॉन्ग डिस्टेंस भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। किसके थ्रू? ट्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? एंड देयर बाय जो भी कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर्स थे उनको तोड़ा जा सकता है। यानी जोग्राफिकल बैरियर्स क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाने में बैरियर्स थे कि भाई कैसे पहुँचे इतनी दूर तक। बट ट्रेन के आ जाने से, रेलवेज़ के आ जाने से वो बैरियर्स ख़त्म हो चुके थे। ठीक। इट हेल्प्ड इन इंटीग्रेटिंग द नेशन। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? तो नेशन को जोड़ने में भी रेलवेज़ ने हमारी हेल्प की। कैसे? क्योंकि हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, दूसरी जगह से किसी भी जगह जा सकते थे, तो यहाँ से जोड़ने में हेल्प मिली।
इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन बढ़ गया था, किसके कारण? रेलवेज़ के कारण। किसके कारण? क्योंकि जितना उन्होंने फिर वो दबाव डालने लगे कि क्योंकि उनके पास साधन हो गया था रॉ मटेरियल भेजने के लिए, तो वो दबाव डालने लगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन करें, ठीक। विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज़ इन इंडिया, जिसके कारण इंडिया की जो विलेज इकोनॉमीज़ थी वो सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं बची थी। सेल्फ सफिशिएंसी भी उनकी ख़त्म हो चुकी थी कि वो खुद का पेट भी भर लें, इतना भी अनाज उनके पास में नहीं होता था, ठीक। तो कमर्शलाइजेशन होने की वजह से जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटेडली एक्सपेंडेड। इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो गया था। कैसा ट्रेड था उस समय पे? सरप्लस। कैसा था? सरप्लस। बट किसका? रॉ मटेरियल्स। किसका? और होना किसका चाहिए? फिनिश्ड गुड्स का। किसका होना चाहिए? तो ये चीज़ क्या दिखाती है? कोई कंट्री यदि केवल रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करती है, इसका मतलब वो कंट्री कैसी है? बैकवर्ड इकोनॉमी। कैसी है? क्योंकि वहाँ पे कोई कैपिटल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स बनते ही नहीं हैं, ठीक। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिया, टू पीपल ऑफ इंडिया। रेलवेज़ के आ जाने से लोगों को क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट। क्या मिला? रोड्स बनवाएंगे, रेलवेज़ बनवाएंगे, तो उसमें बनवाने के लिए लोग चाहिए, तो इससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा था, ठीक। तो इसमें कुछ तो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, कुछ क्या है? नेगेटिव। ये वाला अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये वाला क्या है? नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बताई भी गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था और क्या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम। वो क्या लेकर के आए? रेलवे सिस्टम। क्या लेकर के आए? रेलवे सिस्टम। दे डेवलप्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया, दैट इज़ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अब आप दूर के लोगों से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो भी किसने इस्टेब्लिश किया? ब्रिटिशर्स ने। उसके पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, उसके पहले वो होते थे साहूकार, मुनीम, तो उनसे अपन उधार पे पैसा लेते थे और विद इंटरेस्ट उनको वापस करते थे, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, है ना, 20% 30%। तो आदमी इंटरेस्ट भरते भरते ही कंगाल हो जाता था। बट बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। बैंक्स में बहुत सहूलियत होती है, वहाँ पे मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है और बैंक आपका पैसा भी नहीं लेकर भागती, ठीक। दे फॉर्म्ड द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या फॉर्म की? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने के पहले क्या चलती थी? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक कब आया? 1935 में। कब आया? 1935 में। द इम्पीरियल बैंक सर्व्ड एज द गवर्नमेंट्स बैंकर एंड ऑल्सो मैनेज इट्स पब्लिक डेट। उसके पहले जो इम्पीरियल बैंक है वो कैसे सर्व करती थी? इम्पीरियल बैंक थी गवर्नमेंट की बैंक। किसकी बैंक? गवर्नमेंट की बैंक थी, और उसके जो भी पब्लिक डेट है, जो भी बोरोइंग्स हैं, उनको मैनेज करती थी। ऐसे ही आरबीआई जो है वो किसकी बैंक है? गवर्नमेंट की बैंक। किसकी बैंक है? गवर्नमेंट के जितने भी लेन देन होते हैं, या गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट के पब्लिक डेट्स हैं, उन सभी को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, वैसे गवर्नमेंट के लिए कौन है? आरबीआई, ठीक। दे डेवलप्ड इरिगेशन वर्क्स। उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया, विच क्रिएटेड न्यू ग्रेन एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, जिससे नए नए अनाज और कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स भी डेवलप्ड हुए। पॉलिटिकल एंड यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, और कंट्री में वो यूनिफिकेशन लेकर आए किसके माध्यम से? पॉलिटिक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? यानी उन्होंने एक तरीके से क्या बोलते हैं, जोड़ने का सिस्टम बना दिया। किसका सिस्टम बना दिया? यूनिफाइड करने का, जोड़ने का। पर कैपिटा इनकम वॉज लो। उस समय पर कैपिटा इनकम कैसी थी? बहुत ही लो थी, केवल ₹230। कितनी थी?
230 बहुत ही कम होती है। उस समय पर कैपिटा इनकम वो भी एनुअली कैसी होती है, तो उस समय पर केवल कितनी थी 230 रुपीज़, यानी कि बहुत कम थी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट था भी तो कैसा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कम था। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी भी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन नहीं था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ बनाना या पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ना ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, ना ही कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी भी प्रकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट था। तो उस समय पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डाउन था। कैसा था, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज सेडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था उसमें सरप्लस तो था बट लेबर का, यानी कि लेबर ज़्यादा है और काम कम है। किसी खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे काम कर रहे हैं 6 लोग, ज़रूरत ही नहीं है 6 की बट कितने काम कर रहे हैं 6, तो लेबर ज़्यादा होती थी। लेबर ज़्यादा होने से जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। 4 का काम है तो 4 लोग ही काम करें, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है 4 की ज़रूरत है, वहाँ पे 6 लगे हुए हैं, तो एक तरीके से वो क्या है, अनएम्प्लॉयड ही है। क्या है, अनएम्प्लॉयड। और एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी उस समय पे बहुत कम थी। मास इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इलिटरेट थे। क्या थे, इलिटरेट, यानी पढ़े लिखे लोग उस समय पे नहीं हुआ करते थे। ठीक, कंक्लूजन क्या निकलता है, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर टू नो द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर एनॉर्मस। इंडिपेंडेंस के समय पर हमारी कंट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये हम इस चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, अब मुझको